बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम तहसीलदार और नैब तहसीलदार का पार्ट 4 जो है वो डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आपने 3 पार्ट्स जो है वो नहीं देखी है तो तारा MCQ यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहाँ आप सर्च कर सकते हैं। तहसीलदार और नैब तहसीलदार के पास्ट पेपर्स में 40 MCQ ये इंग्लिश के होते थे और 60 MCQ जो है वो जनरल नॉलेज के होते हैं। अब मेरे ख्याल में 45 MCQ है, लेकिन पैटर्न जो है वो वही ही होगा कि इसमें इंग्लिश भी होगा और जनरल नॉलेज भी होगा। अगर आप ताला MCQ यूट्यूब चैनल पे नए हो तो ताला MCQ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट ज़रूर किया करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमारा हौसला अफजाई हो सके और आपको तहसीलदार और नैब तहसीलदार का जो जॉब है वो आपको बर वक्त मिल सके और मैं आपको इससे बर वक्त आपको अपडेट कर सकूं। चलते हैं आज की वीडियो की 31 नंबर क्वेश्चन की तरफ। चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड्स अमंग द गिवन ऑप्शन। मंतज़िल ऑप्शन में से करेक्ट स्पेलिंग वाला ऑप्शन को सेलेक्ट करें। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, फंडामेंटल। FUNDAMENTAL ये करेक्ट स्पेलिंग वाला ऑप्शन है। अब हम फंडामेंटल के बारे में आपको कुछ इंफॉर्मेशन देता हूँ। फंडामेंटल एक नाउन और नाउन के साथ एक एडजेक्टिव है और फंडामेंटल अगर हम एडजेक्टिव की मीनिंग में लेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा सीरियस एंड वेरी इंपॉर्टेंट, संजीदा और बहुत अहम। द अफेक्टिंग द मोस्ट सेंट्रल एंड इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की सबसे मरकजी और अहम हिस्सा। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ अ फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑफ व्यू, यानी दोनों नुक्ताए नज़र के दरमियान बुनियादी फ़र्क है। यहाँ पे फंडामेंटल का मतलब बुनियादी है। फंडामेंटल नाउन की मीनिंग में अगर हम लेंगे तो इसका मतलब है अ बेसिक रूल और प्रिंसिपल, यानी बुनियादी उसूल या एन एसेंशियल पार्ट या अहम हिस्सा। फॉर एग्जांपल, द फंडामेंटल्स ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स की बुनियादी उसूल। या दूसरा एग्जांपल, ही टॉट मी द फंडामेंटल्स ऑफ द जॉब, उसने मुझे काम की बुनियादी उसूल सिखाई। ये है फंडामेंटल का मीनिंग एज ए नाउन और एज ए एडजेक्टिव। हम जल्दी में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। आप इसको नोटबुक में नोट कर सकते हैं। ये है फंडामेंटल का मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनिम। आप इसको नोटबुक में नोट कर ले, याद कर ले, आने वाले टेस्ट में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। टेस्ट में आपको फंडामेंटल नहीं आएगा बल्कि फंडामेंटल का एक सिनोनिम आएगा, जैसे कि प्रिमिटिव है या प्राइमरी है या कार्डिनल है। आप ये वर्ड्स आएगा और आपको बताएगा कि इसका सिनोनिम क्या है या एंटोनिम क्या है। इसको नोट कर ले, इम्पोर्टेंट है, अहम है, इसको याद कर लेना ज़रूरी है। जैसा कि सिनोनिम है बेसिक, फाउंडेशनल, एलिमेंट्री या एलिमेंटल या एलिमेंट्री, इसी तरह इसका जो अपोजिट या एंटोनिम जो है वो है सेकेंडरी, अनइम्पॉर्टेंट, एडवांस, नॉन एसेंशियल। इसको याद कर ले, ये इंपॉर्टेंट है, अहम है। मैं आपके साथ जल्दी में ये पेपर शेयर कर रहा हूँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका करेक्ट ऑप्शन यानी स्पेलिंग वाला ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर बी, सर्कल है, CIRCLE। ये 5 क्वेश्चन जो है इस पेपर्स में ये स्पेलिंग करेक्ट स्पेलिंग का है, जिसमें हमने 2 कवर किया है। अब हम सर्कल के बारे में आपको थोड़ा सा बताते हैं। सर्कल इट इज़ ए नाउन एंड वर्ब, ये एक नाउन भी है और एक वर्ब भी है। इसका नाउन की मीनिंग में अगर हम लेंगे तो इसका मतलब है ए कम्प्लीटली राउंड फ्लैट शेप, इन मुकम्मल तौर पर गोल प्लेट शक्ल। द लाइन दैट एनक्लोजेस ए सर्कल, वो लकीर जो दायरे को घेरती है। फॉर एग्जाम्पल, शी वॉक्ड द हॉर्स अराउंड ए सर्कल, इसने घोड़े को एक दायरे में घुमाया। दूसरा एग्जाम्पल, द चिल्ड्रन स्टूड इन ए सर्कल, बच्चे एक दायरे में खड़े थे। ये है नाउन की मीनिंग में इसका मतलब। दूसरा सर्कल जो कि वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है, अराउंड, इर्द गिर्द, यानी अबव और समथिंग या समबडी, किसी चीज़ के ऊपर। टू मूव इन ए सर्कल, जो कि एक सर्कल में मूव करे, हरकत करे, स्पेशली इन द एयर, खास तौर पर हवा में। ये सर्कल जो है वर्ब की मीनिंग में हम लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सीगल सर्कल अराउंड अबव हिज हेड, बगले इसके सर के ऊपर चक्कर लगा रहे थे। दूसरा एग्जाम्पल, द प्लेन सर्कल द एयरपोर्ट टू बर्न ऑफ एक्सेस फ्यूल, तैयारे ने इजाफी ईंधन के जलाने के लिए हवाई अड्डे का चक्कर लगाया। तीसरा एग्जाम्पल, इन दिस पेपर स्पेलिंग मिस्टेक और सर्कल इन रेड इंक, इस मकाले में अमला की गलतियाँ सुर स्याही में गिरे हुए है। ये है सर्कल की वर्ब के मीनिंग में लेना। अब हम इसके सिनोनिम और एंटोनिम पे आते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको नोट कर ले, ये आपकी वोकैबुलरी में भी इजाफा करेगा और आने वाले टेस्ट में सिनोनिम और एंटोनिम भी कवर
कर देगा। इसका सिनोनिम है रिंग, स्पेयर, एम्पीटेटर्स, बैंड, बेल्ट, बॉयल, ब्रेसलेट, सरलेट, सर्कट, सरकमपेरेंस और सर्कस। इसी तरह ये इम्पोर्टेंट सिनोनिम है, आप इसको नोट कर ले। इसका एंटोनिम जो है वो इंडिविजुअल्स है, ये जैसा कि इनफरादी, इकाई, तौहीदी, वहदानी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर सी है, एप्लुएंस। एप्लुएंस के बारे में आपको बताऊंगा कि एप्लुएंस का मतलब क्या है। एप्लुएंस एक नाउन भी है और एक एडजेक्टिव भी है, और उसका मतलब है द स्टेट ऑफ हैविंग अ लॉट ऑफ मनी और ओनिंग मैनी थिंग्स, यानी बहुत ज़्यादा पैसे रखने या बहुत सी चीज़ों के मालिक होने की हालत को कहते हैं। एप्लुएंस का दूसरा मीनिंग, एप्लुएंस इज़ द स्टेट ऑफ हैविंग अ लॉट ऑफ मनी और ए हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी दौलत, बहुत ज़्यादा पैसा या आला मयार ज़िंदगी की हालत को कहते हैं। ये है इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मीनिंग्स है वो हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है, आप इसको नोट कर सकते हो। तीसरा मतलब अबंडेंस ऑफ मनी, प्रॉपर्टी एंड अदर मटेरियल गुड्स, रिचेस, वेल्थ, पैसे, जायदाद और दीगर माली सामान की कसरत। फॉर एग्जाम्पल, वी सी द एफ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड इन दिस सिटी, हम इन शहरों में मगरबी दुनिया की दौलत को देखते हैं। इसका मतलब है कि ये जो शहर है ना, इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वेस्टर्न कंट्री जो है कितना अमीर है, कितना दौलतमंद है। एफ्लुएंट ये इसका वर्ब है, एफ्लुएंट वेस्टर्न कंट्री और अ वेरी एफ्लुएंट नाइबरहुड, यानी दौलतमंद मगरबी ममालिक या बहुत अमीर पड़ोसी। अब हम इसके सिनोनिम और एंटोनिम पे आते हैं। ये है इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनिम, वेल्थ, रिचेस, प्लेंटी, फॉर्चून, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी। इसको नोट कर ले अपने नोटबुक में। इसी तरह ये इसका एंटोनिम है, आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, इसको याद कर लेना ज़रूरी है। पॉवर्टी, पुअर, डिस्टिट्यूट, एम्पावर्ड, लैकिंग, नीडी, इसको नोट कर ले। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 34। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन वाला ऑप्शन जो है वो ए है, एनालॉजी। अब हम एनालॉजी की मीनिंग आपको बताएंगे। एनालॉजी एक नाउन है और इसका मतलब है a comparison of one thing with another thing that has similar feature that is similar, यानी एक चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ मुआजना जिसमें एक जैसी खुसूसियात है, इसको हम एनालॉजी कहते हैं। जो कि एक दूसरे से मुशाबहत रखते हो, इसको हम क्या कहते हैं, एनालॉजी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, The teacher draw an analogy between the human herd and pump. उस्ताद ने इंसानी दिल और एक पंप की दरमियान एक मुशाबहत की शक्ल खींची। दूसरा एग्जाम्पल, There are no analogies with any previous legal cases. साबिक़ा कानूनी मुक़दमात के साथ कोई मुशाबहत नहीं है। Analogy, the process of comparing one thing with another thing that has similar features in order to explain, यानी एक चीज़ का दूसरी चीज़ से मुआज़ना करने के अमल जिसकी वजाहत करने के लिए एक जैसी खुसूसियात हो, यानी दोनों में एक जैसी खुसूसियात हो और दोनों को हम एक दूसरे के साथ कंपेयर करें, तशबीह से सीखें, तो इसको हम क्या कहते हैं, एनालॉजी कहते हैं। अब हम इसके सिनोनिम और एंटोनिम पे आते हैं। ये इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट सिनोनिम है, रिलेशन, रिसेम्बलेंस, प्रोपोर्शन, सिमिलरिटी। ये इम्पोर्टेंट सिनोनिम है, इसको नोट कर ले। इसका भी वही मीनिंग है जो कि एनालॉजी का है, इस वर्ड्स का भी वही मीनिंग है। इसी तरह इसका एंटोनिम डिसप्रोपोर्शन, डिससिमिलरिटीज, डिसहार्मनी, ये इसका एंटोनिम है। इसको नोटबुक में नोट कर ले, इम्पोर्टेंट है। चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी, एलिविएट है, और हम आपको बताएंगे कि इसका मतलब क्या है। एलिविएट, टू मेक समथिंग लेस सेवियर, किसी चीज़ की शिद्दत को कम बनाना, किसी चीज़ को कम कर देना, इसको हम एलिविएट कहते हैं। एक वर्ब है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर ले। मेक सफरिंग, डिफिशिएंसी और प्रॉब्लम लेस सेवियर, यानी तकलीफ को या मसले को कम कर देना, इसको हम एलिविएट कहते हैं। टू मिटिगेट और लेसन द सफरिंग और पेन, किसी तकलीफ या दर्द को कम करना, इसको हम क्या कहते हैं, एलिविएट कहते हैं। इसी तरह इसका जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल भी हम लेंगे, और इसका एग्जाम्पल जो है इज, ये इसका सिनोनिम है और इसका मतलब है टू एलिवेट सफरिंग, तकलीफ को दूर करना। इसका एग्जाम्पल है, a number of measures were taken to alleviate the problem, मसले को दूर करने के लिए कई इक़दामात की गई। दूसरा एग्जाम्पल, the doctor could not cure her, only alleviate her pain,
ڈاکٹر اس کا علاج نہیں کر سکا، صرف اس کے درد کو کم کر سکتا ہے۔ امپورٹنٹ ورڈ ہے، اس کو نوٹ کر لے، اہم ہے۔ اور ایز جو ہے، ایز یہ اس کا سنونم کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، یہ بھی اہم ورڈز ہے۔ اس کا سنونم جو ہے ریڈیوس، ایز، ریلیو، ڈیمینش، لیسن، ویکن، لائٹن، یہ اس کا موسٹ امپورٹنٹ سنونم ہے، نوٹ کر لے۔ اور اس کا انٹونم جو ہے وہ ایگریویٹ ہے، انہینس ہے، انکریز ہے، امپیبیٹر ہے، آرگومنٹ ہے، اس کو نوٹ کر لے۔ چلتے ہیں 36 نمبر کوسچن کی طرح۔ اب یہ 5 کوسچن جو ہے وہ فلنگ دا بلینکس ہے، یعنی یہاں پہ کریکٹ پروپوزیشنز کو پٹ کرنا ہے۔ Nothing must be allowed to interfere dash our search for the truth. یہاں پہ کریکٹ پروپوزیشن جو ہے وہ with ہے۔ Nothing must be allowed to interfere with our search for the truth. اردو میں اس کا مطلب ہے کسی بھی چیز کو سچائی کی تلاش میں ہمارے مداخلت کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ اب ہم اس کے ایکسپلینیشنز کی طرف آتے ہیں کہ with یہاں پہ کیوں آتے ہیں۔ جملے میں انٹرفیئر کے بعد with کا استعمال یعنی سچ کی ہمارے تلاش میں مداخلت کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ انگریزی میں ایک معیاری تعمیر ہے۔ with کا استعمال اس بات کی نشاندہی کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ انٹرفیئر کے عمل سے کیا متاثر یا رکاوٹ ہو رہی ہے۔ اس معاملے میں حق کی ہماری تلاش وہ اعتراض ہے جس میں مداخلت کی جا رہی ہے۔ ہدف یا مداخلت کی سیاق و سباق کی وضاحت کرنے کے لیے عام طور پر فعل مداخلت کے ساتھ پیش لفظ with استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ اس خیال کو پہنچانے میں مدد کرتا ہے کہ کوئی چیز کسی خاص سرگرمی یا عمل میں رکاوٹ کا باعث بن رہے ہیں۔ خلاصے کے طور پر اسی تناظر میں ساتھ یعنی with کا استعمال ایک لسانی کنونشن ہے جو مداخلت یعنی انٹرفیئر کے عمل اور اس کے ہدف کے درمیان تعلق کو واضح کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اس جملے میں سچائی کی تلاش ہے۔ اسی طرح یہ ہم نے اردو میں پریزنٹ کیا ہے اور یہ انگلش میں ہے، دونوں میڈیمز کے لیے یہ ہے۔ اگر کوئی پڑھ سکتے ہو انگلش میں تو پڑھ لے، اگر کوئی اردو میں پڑھ سکتے ہو تو اردو میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ چلتے ہیں نیکسٹ کوسچن کی طرف۔ کوسچن نمبر 37 My lord, it is obvious that the witness is being intimidated dash remaining silent. یہاں پہ کریکٹ آپشن نمبر بی انٹو ہے۔ اردو میں میری آقا یہ ظاہر ہے کہ گواہ کو خاموش رہنے کے لیے ڈرایا جا رہا ہے۔ اب ہم اس کی شارٹ ایکسپلینیشنز کی طرف چلتے ہیں۔ انٹیمیڈیٹڈ کے بعد انٹو استعمال ہوگا۔ میری آقا یہ ظاہر ہے کہ گواہ کو خاموش رہنے کے لیے ڈرایا جا رہا ہے کہ جملے میں انٹیمیڈیٹڈ کے بعد انٹو کا استعمال عمل کی سمت یا نتیجے کی نشاندہی کرتا ہے۔ اسی تناظر میں اس کا مطلب یہ ہے کہ گواہ پر اسی طرح اثر انداز یا دباؤ ڈالا جا رہا ہے جس کے نتیجے میں وہ خاموش رہے۔ پریپوزیشن انٹو اکثر کسی عمل کی سمت یا حالت کی تبدیلی کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی معاملے میں گواہ کو ڈرایا جا رہا ہے کہ وہ محسوس نتیجہ یہ نکلے کہ وہ خاموش رہے۔ یہ ایک وجہ اور اثر کا رشتہ تجویز کرتا ہے جہاں دھمکی گواہ کو خاموش رہنے کا انتخاب کرنے کی طرف لے جاتی ہے۔ لہذا اس جملے میں انٹو کا استعمال نہ صرف ڈرانے کے عمل کو بلکہ اسی دھمکی کی وجہ سے خاموش رہنے کا فیصلہ کرنے والے گواہ کے نتیجہ خیز نتائج کو بھی پہنچانے میں مدد کرتا ہے۔ یہ تھا انٹیمیڈیٹڈ کے بعد انٹو کا استعمال۔ کوسچن نمبر 38 The director was aware that he was being intrigued dash but he had no means of finding out how and by whom. یہاں پہ کریکٹ آپشن نمبر اے اگینسٹ ہی آئے گا۔ اردو میں اس کا ٹرانسلیشن ڈائریکٹر کو معلوم تھا کہ اس کے خلاف سازش کی جا رہی ہے لیکن اس کے پاس یہ جاننے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا کہ کیسے اور کس کے ذریعے۔ اب ہم اس چھوٹا سا ایکسپلینیشنز میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ ڈائریکٹر کو معلوم تھا کہ اس کے خلاف سازش کی جا رہی ہے لیکن اس کے پاس یہ جاننے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا کہ کیسے اور کس کے ذریعے۔ اس تناظر میں کے خلاف یعنی سازش کا مطلب ہے کہ کوئی شخص ڈائریکٹر کے خلاف سازش کر رہا ہے۔ مخالفت کا استعمال اس خیال کو ظاہر کرنے کے لیے کیا جاتا ہے کہ سازش ڈائریکٹر کی طرف ہدف کے طور پر کی گئی تھی۔ یہاں پہ انٹریگ ود کا مطلب ہے کہ ساتھ دلچسپ اور انٹریگ بائی کا مطلب ہے کی طرف سے دلچسپ، لیکن انٹریگ اگینسٹ کا مطلب ہے کسی کے خلاف سازش بنانا، کسی کے خلاف سازش کرنا، تو یہاں پہ انٹریگ اگینسٹ ہی آئے گا۔ Recent events were jumped dash in her mind with
सीन रिकॉल फ्रॉम चाइल्डहुड। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी आएगा, रीसेंट इवेंट और जंप अप इन हर माइंड विद सीन रिकॉल फ्रॉम चाइल्डहुड। उर्दू में इसका मतलब हो जाएगा हालिया वाक़यात इसके जहन में बचपन की याद आने वाले मनाजिर के साथ समाये हुए थे। अब हम इसके एक्सप्लेनेशंस पे चलते हैं। इसका मतलब है कि इसके दिमाग में से मुराद वो मुकाम या हालत है जहाँ गड़बड़ हो रही है, और गड़बड़ हालिया वाक़यात के बचपन के मनाजिर के साथ इख्तिलात या उलझन की निशानदही करती है। इसी तरह यहाँ पे आप इस्तेमाल होगा। चलते हैं नेक्स्ट और वीडियो के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। इन दिस द वे ऑफ लाहौर, yes, just keep this going till you reach Ravi Bridge, then you will see the sign of Lahore। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन नंबर ए है, ऑन ही आएगा। उर्दू में इसका मतलब है क्या ये लाहौर का रास्ता है? हाँ, बस चलती रहे हो जब तक तुम रावी पुल पर नहीं पहुँचो, फिर तुम्हें लाहौर की आसार नज़र आएंगे। अब हम इसके एक्सप्लेनेशंस पे चलते हैं। इसी तनाज़ुर में कीप ऑन गोइंग जाते रहना किसी को आगे बढ़ने या बगैर किसी रुकावट के अपने सफ़र जारी रखने की हिदायत देने का एक आम तरीक़ा है। इसी तरह यहाँ पे कीप ऑन इस्तेमाल हुआ है। ये था हमारे पार्ट 4 के 10 MCQ जो हमने डिस्कस किया। इसके बाद हम इसका जनरल नॉलेज का पोर्शन जो है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग तारा MCQ यूट्यूब चैनल्स, और अगले पार्ट में बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूँगा। अल्लाह हाफिज़।